इन दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाग 8 की यूनियन टेरिटरी के बारे में। यूटी के बारे में बात करने वाले हैं। संघ शासित प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं। आर्टिकल में बात करोगे तो 239 से 242 तक तो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा आर्टिकल इसमें है नहीं। तो हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 239 में क्या है। आर्टिकल 239 में बोला गया कि संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। यानी कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किसके द्वारा ऑपरेट करे जाएंगे, वो राष्ट्रपति के द्वारा ऑपरेट करे जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रपति एक प्रशासक नियुक्त करेगा। यानी कि राष्ट्रपति क्या करता है, अपने थ्रू क्या है, एक आप बोल सकते हैं एज ए असिस्टेंट क्या कर देता है, वहाँ पर नियुक्त कर देता है, जिसको उपराज्यपाल बोलते हैं। तो जो भी आप लोग के क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही संचालित करे जाते हैं। लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति जो है, कहते हैं ना कि जैसे अपना एक बंदा रख देते हैं वहाँ पे, तो वैसे ही उपराज्यपाल को वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है। और आर्टिकल 239A में क्या बोला गया है, संसद को अधिकार है कि वह विधानसभा को संघ शासित क्षेत्रों में गठन या उसका विघटन कर सकते हैं। यानी कि संसद जो है वो अगर किसी पोर्शन को चाहे तो यूटी में ऐड कर सकती है, हटा सकती है। वो आप लोग का क्या है, विधानसभा के साथ जो है किसी को हटाना किसी को जोड़ना वो संसद कर सकती है। या दिल्ली और पांडुचेरी हैं। तो आर्टिकल 240 क्या बोलता है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संघ शासित क्षेत्रों के लिए विधि का निर्माण करे। अगर कोई भी कानून बनाना है तो वहाँ के लिए, अगर मान लो कोई यूटी है, यूनियन टेरिटरी, और वहाँ के लिए कोई कानून बनाना है तो उसके लिए कौन बना सकता है, राष्ट्रपति बना सकता है। आर्टिकल 241 बोलता है प्रत्येक यूटी के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यानी कि जितने भी हमारे पास यूटी हैं सभी के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। बट वी हैव ओनली इन दिल्ली, केवल दिल्ली में ही हाई कोर्ट है, बाकी बोला गया है कि सभी के लिए होगा। कितने यूटी हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, ये एक हो गए थे। दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पांडुचेरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। टोटल कितने हैं, 8 हमारे पास हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अगर आप बात करोगे इनमें से किसका अपना है, तो दिल्ली का सिर्फ अपना हाई कोर्ट है। बाकी सभी के क्या है, कंबाइन है। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कोलकाता वाला लगता है, चंडीगढ़ का पंजाब और हरियाणा वाला लगता है, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली वाला बॉम्बे का, महाराष्ट्र का लगता है। और जो लक्षद्वीप का आपका वो एर्नाकुलम का जो हाई कोर्ट है केरला वाला वो लगता है। पांडुचेरी का मद्रास वाला आप लोग का लगता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना। और जो कार्यपालिका होती है यहाँ पे, जो कह सकते हो कि राष्ट्रपति का जो एक तरीके से राष्ट्रपति वहाँ पे किसको नियुक्त करता है, तो यहाँ पे उपराज्यपाल को किया हुआ है। यहाँ पे प्रशासक, प्रशासक मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस आईपीएस अधिकारियों को भी नियुक्त कर देते हैं। लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसा हमारा यूटी है जहाँ पे उपराज्यपाल के साथ साथ सीएम भी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक पांडुचेरी जहाँ पे उपराज्यपाल के साथ साथ सीएम भी। तो दो ऐसे हमारे पास यूटी हैं जहाँ पे उपराज्यपाल के साथ साथ सीएम भी होते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम देखिए भाग 14 आ गया, ये थोड़ा सा गलत अरेंज हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास भाग 9। ठीक है, कौन सा आता है, भाग 9 आता है पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 243 इसके अंदर आता है, पंचायत या पंचायती राज। इसमें क्या है, दो भागों में इसको डिवाइड करा गया है, भाग 9 और भाग 9A। तो भाग 9 में तो ग्राम पंचायत या पंचायत के बारे में, और भाग 9A में जो है वो नगर पालिका के बारे में। अब इसमें आर्टिकल तो सिर्फ एक ही आता है, 243। लेकिन 243 अगर आप बात करोगे भाग 9 में, तो भाग 9 में आर्टिकल 243 के ए से लेकर के ओ तक के पार्ट हैं। और अगर आप बात करोगे 9A में नगर पालिका के, तो इसमें 243 के पी से लेकर के जेड तक के पार्ट हैं। इस तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है। तो देख लेते हैं हम। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके टाइम पे स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी, लॉर्ड रिपन के कब, 1882 ईस्वी में। बट स्वतंत्रता के बाद इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 से की गई। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब हमें स्वतंत्रता मिल गई तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में की गई, जिसमें एक कार्यक्रम चलाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, ग्रामीण लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। तो पंचायतों के लिए सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति जो 1956 ईस्वी में बनाई गई, इसकी सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषदों के द्वारा 1958 में स्वीकार करा गया। भारत की पहली पंचायत जो बनती है 2 अक्टूबर 1959 को बनती है, राजस्थान के नागौर ज़िले से। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की पहली पंचायत कब बनी थी। तो पहली पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में बनाई गई थी, जिसका उद्घाटन जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और उसी वर्ष यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश में भी आप लोग की लागू हो गई थी।
ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां बनी थी, जैसा कि आती है इसमें बलवंत मेहता समिति आती है। ये 2 स्तरीय समिति थी जो कि 1977 में बनी थी। फिर राव समिति आती है, फिर सिद्धवी समिति आती है 1987 में, फिर पी के तुंगन समिति आती है 1988 ईस्वी में। इसी की सिफारिश पर संसद में पंचायत का बिल दिया और संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए जो पी के तुंगन समिति थी, इसी की सिफारिश पर क्या था, ये संसद में पहुंची थी पंचायत, और इसको क्या है, संवैधानिक दर्जा मिला था। ये आप ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करेंगे 1992 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव जो कि पीएम थे, सरकार में के जो 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन था, उसके तहत जो है इन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो नगर पालिका हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो उस समय पीएम कौन थे, तो पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा है वो दिया जाता है। इसके बाद आता है पंचायती राज। आर्टिकल 243 है जो कि आप लोग का विधानमंडल लेजिस्लेटिव डिवीजन से संबंधित है। पंचायतों का गठन करना और उन्हें उनके कर्तव्यों का वितरण करने का अधिकार राज्यों की विधानमंडल को है। यानी कि जो आपको पंचायत होंगी वो विधानमंडल के अंडर में एक तरीके से वो होने वाली हैं। आर्टिकल 243 बी में बात करोगे तो पंचायती राज की संरचना के बारे में बात करा गया, जिसमें बोला गया 3 स्तरीय ये होगी, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, जिला स्तर ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक या ब्लॉक पंचायत होगी या मंडल पंचायत होगी, और जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी। आपको मालूम भी होगा ग्राम पंचायत जो होती है उसमें प्रधान जो होता है वो प्रमुख होता है, और जो ब्लॉक होती है उसमें वीडियो, आपने सुना होगा वीडियो प्रमुख होता है, और जो जिला पंचायत होती है जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो प्रमुख होता है। तो इस तरीके से आप लोग की 3 लेवल पर ये होती हैं। फिर आर्टिकल 243 का डी पार्ट क्या बोलता है कि पंचायतों में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है, और इसमें 1/3 आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। इसका ई पार्ट क्या बोलता है, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा, और इसे अगर बढ़ाना हो प्रथम सत्र में 5 वर्ष रहेगा, इससे पहले 6 मंथ में दोबारा गठन हो जाता था इसका। इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 243F क्या बोलता है, पंचायतों के सदस्यों की योग्यता की बात करें तो 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता उसकी होनी चाहिए। 243G बोलता है पंचायतों का कर्तव्य क्या होगा, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए जिन पर ग्राम पंचायतों को काम करना है। जैसे एग्जाम्पल है एक पशुपालन, तो 11वीं अनुसूची में हमारा लिखा हुआ है कि 11वीं अनुसूची याद है ना, ग्राम पंचायत से संबंधित थी। 12वीं अनुसूची जो थी वो हमारी वो संबंधित थी आप लोग की नगर पालिका से, और 10वीं थी वो थी आप लोग की दल बदल से, और 9वीं जो थी वो भूमि सुधार से संबंधित थी, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में आप लोगों को करा चुका हूँ मैं। 243I जो उसमें बोला गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है इसका गठन किया जाएगा पंचायतों के लिए, जो वित्त आयोग है उसका प्रत्येक 5 वर्ष में जो है गठन किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। और आर्टिकल 243K बोलता है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो राज्यपाल करता है, और जो आप लोगों का कंडक्ट करता है इलेक्शन फॉर पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो आपका पंचायत का और नगर पालिकाओं का चुनाव करवाता है, और इस आयोग का गठन राज्यपाल करता है। भाग 9B जो नगर पालिका से संबंधित है, आर्टिकल 243 ही है, लेकिन इसके P से लेकर के Z तक इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आर्टिकल 243R बोलता है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया था 3 स्तर पर, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। आपने देखा हो कहीं पर नगर पंचायत लिखा होता है, कहीं पर नगर परिषद लिखा हुआ होता है, और कहीं पर नगर निगम लिखा हुआ होता है। तो कहीं पर नगर पंचायत वहाँ पर लिखा होता है जहाँ गाँव और शहर का मिक्सचर हो, ठीक है, और नगर परिषद वहाँ पे लिखा होता है जहाँ छोटे छोटे नगर हों या छोटे कस्बे हों, और नगर निगम वहाँ पे लिखा जाता है जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो गई हो, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है इनमें। इसके बाद अगर हम बात करें तो निम्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पंचायतों एवं नगर पालिका का प्रावधान नहीं है। कुछ राज्यों में नगर पालिका और पंचायत नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग, ठीक है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जो पोर्शन है वहाँ पर। आर्टिकल 243 बोलता है आप लोग का कि अनुसूची 12 में ऐसे 18 विषय हैं जिन पर नगर पालिकाओं को काम करना है, जिन पर काम करना उनकी ड्यूटी है। तो ये आप लोग का भाग 9 था। इसके बाद अगर हम बात करें भाग 10 की, तो भाग 10 आप लोग सिर्फ ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है। भाग 10 में आप लोग का सिर्फ और सिर्फ जो है वो आर्टिकल 244 है, और आर्टिकल 244 जो है आप लोग का वो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति से संबंधित है, जो SC ST है आप लोग का उससे संबंधित है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसमें आप लोग के क्या है
अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है और जनजातियों से संबंधित है। सॉरी, SC ST से नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र जहाँ पर आप लोग का बैकवर्ड एरिया आता है और जहाँ पर जनजाति होती हैं उनसे संबंधित है। और ऐसे हमारे 4 स्टेट इसमें आते हैं, ममता करके जिनको बोलते हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ममता करके इनको याद रख सकते हो, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये भाग 10 में आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना। भाग 8 कंप्लीट हो गया, 9 कंप्लीट हो गया, 10 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम भाग 11 की और 12 की। भाग 11 और 12 में बताते हैं संघ और राज्यों के बीच में संबंध। आर्टिकल 245 से लेकर के 300 तक हमारे ये जाते हैं, जो हमको बताते हैं संघ और राज्यों के बीच में किस तरीके से संबंध होगा। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि जो ये लिया गया था संघ और राज्यों के बीच संबंध, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था संविधान में। और 3 प्रकार के संबंधों की बात करी गई है। एक तो कानूनी संबंधों के बारे में, एक प्रशासनिक और एक वित्तीय, यानी कि एक लेजिस्लेटिव, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक फाइनेंशियल। पार्ट 11 में बात करोगे तो 245 से 255 तक जो आप लोग का कानूनी संबंध के बारे में बताया, विधायी लेजिस्लेटिव संबंध के बारे में बताया हुआ है। आर्टिकल 256 में 263 तक एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधों के बारे में बताया गया। और आप लोग का भाग 12 में जो है वो फाइनेंशियल संबंधों के बारे में बताया गया। तो भाग 11 में जो है वो विधायी और प्रशासनिक संबंध के बारे में बात करी गई है, और भाग 12 में बात करी गई वित्तीय संबंध के बारे में। तो हम भाग 11 की बात करते हैं पहले, जिसमें आप लोग का 245 से 263 तक आप लोग का आता है, जिसमें हम लोग विधायी और प्रशासनिक संबंध पढ़ने वाले हैं, राज्य और केंद्र सरकार के। तो आर्टिकल 245 क्या बोलता है? इस एक्ट के तहत संसद को अधिकार है कि वह भारत राज्य एवं उसके लिए किसी भी क्षेत्र के लिए विधि एवं कानून बना। तो संसद को अधिकार है कि वो कोई भी कानून का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 246 बोलता है इन कानूनों का निर्माण संसद की सूचियों के अनुसार होगा। तो 3 सूचियाँ उन सूचियों के अनुसार होता है कि वो कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची वो है जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची वो है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो पूछा जाता है कि इसमें कितने विषय हैं, या कई बार पूछ लेता है कि सीधे सीधे बोल देगा कि रक्षा पे कौन कानून बना सकता है, तो याद रखेंगे केंद्र सरकार। जो देश हित में होते हैं ना, वो आप लोग के संघ सूची के विषय हैं, और जो राज्य हित में है वो आप लोग के राज्य हित में है, वो आप लोग के राज्य सूची के विषय हैं, और जो जनहित में है यानी कि जो लोगों के हित में है वो आप लोग के समवर्ती सूची के विषय हैं। ऐसा करके आप इसको याद रखोगे। तो आप लोग के जो रक्षा है, विदेशी मामले, व्यापार हो गया, नागरिकों की नागरिकता जनगणना हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता जनगणना कई बार पूछा गया है किसका विषय है, तो आप लोग का ये संघ सूची का विषय है। फिर परमाणु शक्ति हो गई, आप लोग के युद्ध हो गए, खनिज हो गए, बीमा सीमा स्टॉक्स हो गए, मुद्रा बैंक हो गई, रेलवे डाक, ये सब आप लोग के संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के, जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती, कृषि पे बनाएगी, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य, जेल, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, पुलिस होगी, शराब होगी, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन, सिंचाई, भूमि, मनोरंजन पे आप लोग की जो है राज्य सूची विषय बनाती है। और समवर्ती सूची की बात करोगे तो दंड संहिता होगी, शिक्षा, कारखाने, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक, आप लोग का सामाजिक, और आप लोग के वन हो गए, फॉरेस्ट हो गए, औद्योगिक विवाद हो गए, विद्युत हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, और जो कंट्रोल होता है आप लोग का प्राइजेस को लेकर के, वो आप लोग का समवर्ती सूची के विषय हैं। आर्टिकल 248 बोलता है वो विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया, उन विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को। अगर मान लो कोई विषय ऐसा किसी भी सूची में नहीं कहा गया, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी। जैसे कि साइबर लॉ है, ऑनलाइन क्लासेस हैं आप लोग की, या इसरो है, तो इस पर नहीं कहा गया, किसी भी सूची में नहीं रखा गया, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगी। आर्टिकल 249 क्या बोलता है? यदि कोई राज्य राज्य सूची के विषय को महत्वपूर्ण घोषित करता है तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट विषय बताता है तो उस पर जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है। आर्टिकल 250 बोलता है आपातकाल की स्थिति में भी सभी राज्य के विषयों पर केंद्र कानून बना। अगर आपातकाल लगा हो, इमरजेंसी लगी हुई है, तो जितने भी राज्य के विषय हैं उन पर सब पर केंद्र ही कानून बनाएगी। आर्टिकल 252 बोलता है आप लोग का यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही कानून की आवश्यकता है तो उस स्थिति में भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र ही कानून बनाएगी। इसको छोड़ो। आर्टिकल 253 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बोला गया है संधियों एवं समझौतों में स्थिति में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। आर्टिकल 254 बोलता है यदि केंद्र एवं राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई भी मतभेद होता है तो उस स्थिति में ये याद रखना, आर्टिकल 254 कि मान लो केंद्र ने भी कानून बना दिया, राज्य में भी, और दोनों में मतभेद हो गया, तो उसमें केंद्र वाला कानून जो है वो आपका वैल्यूएबल रहेगा, उसको मान्यता दी जाएगी।
इसके बाद आते हैं आप लोग के एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध, जो कि 256 से 263 तक हैं, जिनको प्रशासनिक संबंध बोलते हैं केंद्र और राज्यों के बीच। तो इसमें क्या आता है, आर्टिकल 256, इसमें क्या बोलते हैं, प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका की शक्तियों का इस्तेमाल केंद्र एवं संघ की कार्यपालिका को प्रभावित किए बिना करता है। यानी कि कोई भी राज्य है अपनी कार्यपालिका की शक्तियों का जो इस्तेमाल करेगा वो केंद्र को किसी भी तरीके की, केंद्र की जो कार्यपालिका वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आप लोग का करेगा। आर्टिकल 258 बोलता है राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्यों को आदेश दे सकता है, राज्यों को आदेश दे सकता है, राज्यों के कर्तव्यों का बंटवारा कर सकता है, ये राष्ट्रपति को पावर मिली हुई है। आर्टिकल 262 इम्पोर्टेंट है, नदी जल विवाद को लेकर के, यदि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल विवाद के वितरण को लेकर विवाद होता है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो अगर मान लो कि वाटर नदी को कई बार लेकर के हो जाता है कि इस स्टेट में इतना पानी जा रहा है, उसने रोक लिया, डैम बना लिया, तो उसको लेकर के अगर कोई विवाद होता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। अब इसके बाद आता है भाग 12, जो कि आर्टिकल 264 से 300 तक है, जो वित्तीय संबंध के बारे में बताता केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच क्या वित्तीय संबंध होंगे। तो इसके लिए हमारा आर्टिकल सबसे पहले आता है 265, जिसमें ये बोला गया है कि बिना विधि कानून बनाए टैक्स नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 265 बोलता है कि कोई भी कानून बनाए बिना आप टैक्स ले ही नहीं सकते। आर्टिकल 266 है भारत की संचित निधि एवं राज्य की संचित निधि को लेकर के, जिसमें से आप लोग कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, जिसमें से सैलरी वगैरह दी जाती है। इसके बाद आर्टिकल 267 बोलता आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड को लेकर के, इसका गठन 1950 में हुआ था, जिससे फंड निकाला जा सकता है और राष्ट्रपति या राज्यपाल ही निकाल सकता है आकस्मिक निधि से, कंटीजेंसी फंड से, जो इमरजेंसी फंड होता है, इससे पैसा अगर निकालना है तो इसका गठन 1950 में हुआ था और राष्ट्रपति या राज्यपाल इससे पैसा निकाल सकता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 280, जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है। इसमें अगर आप बात करोगे तो यह एक संवैधानिक बॉडी है जिसका गठन 5 वर्ष के लिए होता है और राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका एक अध्यक्ष और इसके 4 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। वित्त आयोग का अधिनियम जो आया था वो 1951 में आया था। वित्त आयोग के अध्यक्ष की योग्यताएं निम्न होनी चाहिए। अगर इसकी बात करोगे आप, पहले वित्त आयोग जो थे वो आप लोग के केसी नियोगी थे और 15वें जो हैं वो एन के सिंह हैं। और योग्यता क्या होनी चाहिए, तो न्यायाधीश बनने की, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, कैग बनने की योग्यता होनी चाहिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की उसको ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, अर्थशास्त्र का विशेष उसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, और इसका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाएगा, 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो 5 वर्ष, या उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी तो जो पहले हो जाएगा वो हम उसको मानेंगे। इसके बाद आता है आप लोग का वित्त आयोग का कर्तव्य, क्या कर्तव्य है उसका, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच धन का बंटवारा करना, केंद्र को कितना पैसा जाना है जो टैक्स इकट्ठा हुआ है, और राज्य को कितना जाना है उसके बारे में, संचित निधि और आकस्मिक निधि से धन का बंटवारा करना, भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय सुझाव देना कि किस तरीके से पैसा खर्च करना। आर्टिकल 300 ये बोलता है संपत्ति का अधिकार, जो कि अब कानूनी अधिकार हो चुका है, पहले संपत्ति का अधिकार था लेकिन अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया। अब इसके बाद आता है हमारे पास भाग 14 और 15, वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि भाग 14 ऊपर है और भाग 15 ये है।